हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता बाखला गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज मैं बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है लोकवित्त। लोकवित्त का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा को देखेंगे। रूपरेखा के अंतर्गत इसकी प्रस्तावना, लोकवित्त का अर्थ, लोकवित्त की परिभाषाएं, लोकवित्त का क्षेत्र एवं विषय सामग्री, लोकवित्त की प्रकृति, यह विज्ञान है या कला, लोकवित्त और निजी वित्त में अंतर, लोकवित्त का महत्व और आखिर में इसके अध्ययन के निष्कर्ष पर जाएंगे। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। लोकवित्त अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण शाखा है। आधुनिक समय में यह देश की आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु बन गया है। लोकतंत्र की स्थापना के साथ कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दिया जाने लगा है और धन के बिना राजकीय कल्याण संभव ही नहीं है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया, किंतु सन 1930 की आर्थिक मंदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिना राजकीय हस्तक्षेप के आर्थिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, गरीबी, न्यून उत्पादन आदि को दूर करना असंभव है। आगे हम देखेंगे लोकवित्त का अर्थ। तो स्टूडेंट्स, लोकवित्त, सार्वजनिक वित्त और राजस्व ये सब समानार्थी शब्द हैं और जब हम इन शब्दों को इस व्याख्या में प्रयोग करते हैं तो इसका इन सब का एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। सामान्य अर्थों में लोकवित्त का अर्थ राजकीय आय और राजकीय व्यय से लिया जाता है। अंग्रेजी के पब्लिक फाइनेंस शब्द का अर्थ जनता के वित्त या सार्वजनिक वित्त से होता है, किंतु लोक वित्त के अंतर्गत हम लोक संस्थाओं जैसे राज्य सरकार या राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। अतः सार्वजनिक सत्ताओं के आय व्यय संबंधी कार्यों के अध्ययन को ही राजस्व कहते हैं। लोक वित्त को समझने के लिए हम इसकी परिभाषाओं का भी अध्ययन करेंगे और कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई लोक वित्त की परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। पहला है डॉक्टर डाल्टन की परिभाषा। डाल्टन के अनुसार राजस्व के अंतर्गत लोक सत्ताओं के आय व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन और समन्वय का अध्ययन किया जाता है। फिंडले शिराज के अनुसार लोक सत्ता द्वारा साधनों की प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही राजस्व कहलाता है। श्रीमती हिक्स का विचार है, राजस्व के अध्ययन में उन पद्धतियों एवं प्रणालियों का विश्लेषण किया जाता है जिसके अनुसार शासन संस्थाएं जनसाधारण के हितार्थ धनराशि एकत्रित करके महत्तम सुख सुविधाओं की व्यवस्था करती हैं। प्रोफेसर टेलर के अनुसार एक संगठित समूह के रूप में सरकार की संस्था के अंतर्गत लोकवित्त जनता के वित्त से संबंधित होता है। सरकार के वित्त में सरकारी कोषों को जुटाना तथा व्यय करना सम्मिलित होता है। प्रोफेसर जे.के. मेहता का विचार, राजस्व राज्य के मौद्रिक तथा साख संबंधी साधनों का अध्ययन है। इन परिभाषाओं के अध्ययन से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला, राजस्व सार्वजनिक संस्थाओं अथवा अधिकारियों की आय एवं व्यय का अध्ययन करता है। इसमें केंद्रीय सरकार से लेकर स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएं सम्मिलित हैं। दूसरी बात इसमें यह स्पष्ट होती है कि राजस्व केवल सरकारी आय व्यय से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें वित्तीय प्रशासन, लेखा परीक्षण एवं वित्तीय नियंत्रण भी सम्मिलित है। तीसरा, राजस्व वास्तविक विज्ञान के साथ साथ एक आदर्श विज्ञान भी है। यह सरकारी बजट के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर राजस्व की एक उचित परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं। राजस्व सरकार के आय एवं व्यय संबंधी प्रबंध प्रशासन का एक शास्त्र है जिसमें सार्वजनिक बजट की समस्याओं को प्रमुखता दी जाती है
और इसके अंतर्गत विधियों एवं सिद्धांतों दोनों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। आगे हम देखेंगे लोक वित्त का क्षेत्र एवं उसकी विषय सामग्री। राजस्व की परिभाषाओं के अध्ययन से हमें इसकी विषय सामग्री का ज्ञान तो हो जाता है, किंतु हम कह सकते हैं कि राज्य और उससे संबंधित संस्थाएं सामाजिक कल्याण के लिए किस प्रकार धन एकत्रित करती हैं और उसका उपयोग किस प्रकार से करती हैं, यही लोक वित्त की विषय सामग्री है। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सीमित साधनों का उपयोग करके जन कल्याण को अधिकतम करना होता है। अतः सरकार का मुख्य कार्य ऐसी राष्ट्रीय नीति एवं सिद्धांतों का निर्माण करना होता है जिससे जन कल्याण अधिकतम हो सके। अध्ययन की सुविधा के लिए लोक वित्त या राजस्व को निम्न 6 भागों में बांटा जा सकता है, जिसके अंतर्गत पहला है सार्वजनिक व्यय, दूसरा सार्वजनिक आय, तीसरा सार्वजनिक ऋण, चौथा वित्तीय प्रशासन, पांचवा आर्थिक संतुलन और छठवां है संघीय वित्त। अब हम देखेंगे सार्वजनिक व्यय क्या है। तो लोक वित्त का प्रारंभ सार्वजनिक व्यय से होता है। सरकार व्यय की योजना पहले बनाती है, फिर उसके अनुरूप आय प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। राजस्व के इस अंग के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक व्यय किन किन मदों पर करना है, किन सिद्धांतों का पालन किया जाना है और इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा इससे संबंधित क्या कठिनाइयां हैं। दूसरा है सार्वजनिक आय। इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है सरकार के आय के स्रोत क्या हैं एवं आय से संबंधित विभिन्न सिद्धांत एवं समस्याएं कौन कौन सी हैं। सार्वजनिक आय में करारोपण के सिद्धांत, करों का भार एवं कर विवर्तन, करदान क्षमता इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। हम कह सकते हैं सार्वजनिक व्यय की पूर्ति हेतु सरकार आय प्राप्त करने की व्यवस्था करती है। तीसरा है सार्वजनिक ऋण। राज्य के कार्यों में वृद्धि होने से सार्वजनिक आय की तुलना में सरकार को अधिक व्यय करना पड़ता है। अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सरकार ऋणों का सहारा लेती है। सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत ऋण के स्रोत, इसके विभिन्न सिद्धांत, सार्वजनिक ऋण के भुगतान तथा ऋणों के प्रभावों एवं भार का अध्ययन किया जाता है। चौथा है वित्तीय प्रशासन। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 बातों का अध्ययन किया जाता है। पहला बजट बनाना, दूसरा जनता के सूचनार्थ उसे प्रकाशित करना और तीसरा लेखों का अंकेक्षण कराना। पांचवा है आर्थिक संतुलन। राजस्व के इस अंग के अंतर्गत देश में आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए राजकोषीय नीति का प्रयोग या इसका अध्ययन किया जाता है। अगला है संघीय वित्त। राजस्व के इस भाग में देश में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय साधनों का बंटवारा और उनके पारस्परिक वित्तीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आगे हम देखेंगे लोक वित्त की प्रकृति और इसके अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि लोक वित्त विज्ञान है या कला है। तो अर्थशास्त्र को जब हम कला और विज्ञान दोनों ही मानते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र का एक विभाग होने के कारण राजस्व भी कला और विज्ञान दोनों ही है। अब हम देखेंगे लोक वित्त एक विज्ञान के रूप में। किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इस दृष्टि से लोक वित्त को निश्चय ही विज्ञान कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें सरकार की वित्तीय क्रियाओं और संबंधित पहलुओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है तथा इनके संचालन के लिए उपयुक्त नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं। प्रोफेसर प्लेहन ने राजस्व को एक विज्ञान माना है और इसके पक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। इसमें पहला है मानवीय ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र का अध्ययन लोक वित्त करता है, जो कि सार्वजनिक आय, व्यय एवं ऋण से संबंधित है। दूसरा है राजस्व में सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, जो कि विज्ञान का एक गुण है। तीसरा, इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। पांचवा, इसके कुछ विशिष्ट नियम हैं जो राजस्व में ही लागू होते हैं, जैसे अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। पांचवा,
इसमें निश्चित व्याख्या एवं पूर्वानुमान की क्षमता है। लोक वित्त में दोनों ही अर्थात वास्तविक एवं आदर्शात्मक पहलू पाया जाता है। वास्तविक विज्ञान की भांति लोक वित्त में सैद्धांतिक एवं तथ्यात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। करारोपण के नियम, लोक व्यय के सिद्धांत, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत राजस्व को वास्तविक विज्ञान की श्रेणी प्रदान करते हैं। आदर्श विज्ञान की भांति लोक वित्त में आदर्शात्मक पहलू का भी अध्ययन किया जाता है, जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण हो सके। उदाहरण के लिए, यदि सामाजिक न्याय एवं वितरण में समानता लाना है तो अमीर व्यक्तियों पर कर लगाकर उससे प्राप्त आय को सरकार निर्धनों पर व्यय कर सकती है। इन सारे तथ्यों से स्पष्ट होता है कि लोक वित्त वास्तविक और आदर्श विज्ञान दोनों ही है। अब हम देखेंगे लोक वित्त कला के रूप में। लोक वित्त विज्ञान ही नहीं वरन कला भी है। कला का अर्थ किसी विज्ञान के प्रयोगात्मक रूप से है। जहाँ विज्ञान ज्ञान है वहाँ कला क्रिया है। राजस्व एक कला का रूप उस समय धारण कर लेता है जब वह बताता है कि किसी राष्ट्र की सरकार विविध स्रोतों से सार्वजनिक आय प्राप्त करके उसको इस प्रकार व्यय करने का निश्चय करे जिससे सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके। उदाहरण के लिए करारोपण करना और प्राप्त आय का न्यायोचित व्यय करना। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोक वित्त विज्ञान और कला दोनों ही है। जब हम सार्वजनिक आय और व्यय के सिद्धांतों और नीतियों का अध्ययन करते हैं तो यह एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है, किंतु जब इन्हीं सिद्धांतों और नीतियों का सरकार की वित्तीय समस्याओं को हल करने में प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह कलात्मक अभ्यास हो जाता है। आगे हम देखेंगे लोक वित्त या राजस्व और निजी वित्त व्यवस्था में अंतर। लोक वित्त के सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इसके तथा व्यक्तिगत वित्त के बीच पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं का अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोक वित्त और निजी वित्त में क्या समानताएं हैं। राजस्व तथा व्यक्तिगत वित्त के बीच में जो समानताएं पाई जाती हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है उद्देश्य में समानता। राजस्व तथा व्यक्तिगत वित्त दोनों का उद्देश्य एक होता है और वह है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। व्यक्तिगत वित्त का संबंध जहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि से होता है, वहां लोक वित्त का संबंध सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से होता है। दूसरा है आय व्यय में समायोजन। व्यक्ति तथा राज्य दोनों ही धन प्राप्त करते हैं और व्यय भी करते हैं। दीर्घ काल में राजस्व एवं निजी वित्त दोनों में आय एवं व्यय को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। अगला है ऋण सुविधाओं में समानता। आवश्यकता पड़ने पर राजस्व एवं निजी वित्त दोनों में ही ऋण लेकर कार्य चलाया जाता है जिससे व्यय को पूरा किया जा सके। यही नहीं, व्यक्ति की तरह राज्य को भी घाटे के समय लिए गए ऋण का भुगतान करना पड़ता है। अगला है समसीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। दोनों ही वित्तीय व्यवस्थाओं में समसीमांत उपयोगिता के सिद्धांत का पालन करते हुए उपलब्ध साधनों का उत्तम प्रयोग किया जा सकता है। लोक वित्त और निजी वित्त में कुछ समानताओं के साथ साथ असमानताएं भी हैं। हम एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। पहला है आय व्यय का समायोजन। एक व्यक्ति पहले अपनी आय की व्यवस्था करता है, फिर आय के अनुसार अपने व्यय का समायोजन करता है। इसके विपरीत सरकार पहले इस बात का अनुमान लगाती है कि कुल कितना व्यय किया जाना है, फिर पूर्व निर्धारित व्यय की मात्रा के अनुसार आय की व्यवस्था की जाती है। इस संबंध में प्रोफेसर डाल्टन का कथन है, जहां निजी व्यय उस व्यक्ति की आय से निर्धारित होता है, एक राज्य का व्यय उसकी आय को निर्धारित करता है। दूसरा है ऋण की सुविधा में अंतर।
एक व्यक्ति की ऋण प्राप्त करने की सीमा उसकी साख पर निर्भर रहती है, किंतु राज्य को सरलता से ऋण प्राप्त हो जाता है क्योंकि सरकार की साख अधिक होती है। सरकार न केवल आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्त कर लेती है, वरन विदेशी एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी ऋण प्राप्त कर सकती है। तीसरा है व्यक्ति के लिए समसीमांत उपयोगिता नियम अधिक संभव। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय को व्यय करते समय समसीमांत नियम का पालन करता है ताकि व्यय की समस्त मदों से समान उपयोगिता प्राप्त हो, किंतु राज्य व्यक्ति के समान इस नियम का पालन नहीं कर पाता क्योंकि उसके लिए सीमांत उपयोगिता का अनुमान लगाना कठिन होता है। सरकार यह प्रयत्न करती है कि सार्वजनिक व्यय से अधिकतम सामाजिक लाभ हो सके। चौथा है राज्य की शक्तियां एवं अधिकार अधिक विस्तृत। यदि हम राज्य और व्यक्ति के वित्त प्रबंध की तुलना करें तो स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति की तुलना में राज्य की शक्ति और अधिकार विस्तृत होते हैं। सरकार करों की दर बढ़ाकर अथवा नए कर लगाकर अपनी आय को बढ़ा सकती है, किंतु एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। अगला है सार्वजनिक वित्त व्यवस्था व्यापक एवं दीर्घकालीन। व्यक्ति अपनी वित्त व्यवस्था से तत्कालीन लाभ प्राप्त करना चाहता है, अतः उसकी वित्त व्यवस्था वर्तमान तक ही सीमित रहती है। इसके विपरीत राज्य एक निरंतर चलने वाली संस्था है, अतः राज्य की वित्त व्यवस्था दीर्घकालीन दृष्टिकोण को लेकर चलती है, जैसे भूमि सुधार, शिक्षा का व्यापक प्रसार, सिंचाई योजनाएं, यातायात एवं संचार माध्यमों का विकास आदि। राज्य जिन परियोजनाओं पर व्यय करता है उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहता है। अगला है आय और व्यय में संतुलन का अंतर। सार्वजनिक अर्थ प्रबंधन में वर्तमान समय में घाटे के बजट का महत्व बढ़ता जा रहा है, जिसमें आय की तुलना में व्यय अधिक दिखाया जाता है। किंतु जहां तक निजी अर्थ प्रबंधन का प्रश्न है, एक व्यक्ति सदैव इस बात का प्रयत्न करता है कि उसका व्यय आय से कम ही रहे। अगला है व्यय का उद्देश्य। सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य जन कल्याण होता है तथा इसी उद्देश्य से सरकार विभिन्न योजनाओं पर व्यय करती है, किंतु निजी व्यय का उद्देश्य स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति एवं अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। इसमें अगला है गोपनीयता का अंतर। एक व्यक्ति अपनी आय तथा व्यय को गोपनीय रखना चाहता है। यदि वह ऋण लेता है तो उसे भी गोपनीय रखता है, किंतु सरकार अपने आय व्यय बजट को प्रकाशित करती है। अगला है बजट का निर्माण। सरकार आवश्यक रूप से बजट निर्माण करती है तथा यह बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है तथा इस पर विचार विमर्श भी किया जाता है। सरकार को बजट की स्वीकृति भी लेनी पड़ती है, किंतु एक व्यक्ति के लिए बजट बनाना आवश्यक नहीं होता। उसका आय व्यय इतना अधिक भी नहीं होता कि उसके लिए पृथक रूप से उसे बजट बनाने की आवश्यकता पड़े। अगला है व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व। एक व्यक्ति का व्यय उसके स्वभाव, सामाजिक रीति रिवाज एवं उसके उत्तरदायित्व से प्रभावित होता है, जबकि सरकार के व्यय पर देश के आर्थिक विकास का प्रभाव पड़ता है। ये तो हो गए सार्वजनिक वित्त एवं निजी वित्त के अध्ययन और उसके समानताएं और असमानताएं। इनके अध्ययन से ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तिगत या निजी वित्त में व्यक्तिगत अर्थ प्रबंधन में एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने किस प्रकार वित्तीय समायोजन करता है ताकि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, इसका अध्ययन किया जाता है। जबकि लोक वित्त या राजस्व में सरकार की आय व्यय एवं उसकी उत्पादक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है, जिससे जनता या पूरे देश की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
आगे हम देखेंगे लोक वित्त का महत्व। राजस्व के अध्ययन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सार्वजनिक वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था के प्रत्येक अंग पर प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक वित्त का कार्य सरकार के लिए केवल धन एकत्र करना ही नहीं है, बल्कि उसे सामाजिक न्याय प्राप्त करने, आर्थिक स्थिरता बनाए रखने, पूर्ण रोजगार की स्थिति लाने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का भी एक शक्तिशाली साधन समझा जाता है। सार्वजनिक वित्त या राजस्व के महत्व को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला है राज्य के कार्य। वर्तमान समय में सरकार का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना है और इसी कारण राज्य के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जो कार्य सरकार द्वारा पहले से किए जाते रहे हैं, जैसे सुरक्षा और शांति व्यवस्था की स्थापना, वे आज अत्यधिक खर्चीले हो गए हैं। युद्ध की तकनीक में भी परिवर्तन होने के कारण इसमें भी भारी पैमाने पर व्यय किया जाता है। साथ ही हथियारों के संग्रहण पर भी बड़े पैमाने पर व्यय किया जा रहा है। सरकार द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्य जैसे यातायात, परिवहन व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, इन क्षेत्रों में भी बढ़ते हुए व्यय के कारण सरकार के लिए आय प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। इसमें अगला है आर्थिक विकास को बढ़ावा। अर्धविकसित देशों की प्रमुख समस्या आर्थिक विकास करने की है, किंतु इन देशों में आर्थिक साधनों की कमी रहती है। सरकार सार्वजनिक आय के अंतर्गत करों से आर्थिक साधन प्राप्त कर सकती है तथा सार्वजनिक व्यय के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए उनका विनियोग किया जा सकता है, जिससे न केवल रोजगार में वृद्धि होती है वरन आय में भी वृद्धि होती है। अगला है उत्पादन एवं उपभोग करने में महत्व। राजस्व की क्रियाओं का आर्थिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए कर प्रणाली और सार्वजनिक व्यय को इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है कि इससे उत्पादन और उपभोग में वृद्धि हो, जैसे कि विशिष्ट उत्पादनों पर करों में छूट दी जा सकती है, आवश्यक उपभोग की वस्तुओं से करों को हटाया जा सकता है और हानिकारक वस्तुओं पर करों की दर बढ़ाकर उनके उपभोग को रोका जा सकता है। अगला है सामाजिक न्याय की स्थापना। राजस्व की क्रियाओं से देश में आय और संपत्ति के वितरण में समानता लाई जा सकती है, क्योंकि इन क्रियाओं से आय अथवा क्रय शक्ति का हस्तांतरण एक वर्ग से दूसरे वर्ग में होता है। जैसे करदाता सरकार को कर देता है और यही कर से प्राप्त आय सरकार सार्वजनिक व्यय के माध्यम से दूसरे लोगों पर व्यय कर देती है। धनी व्यक्तियों पर अधिक कर लगाए जाते हैं और सरकार अपेक्षाकृत निर्धन व्यक्तियों पर व्यय करती है, तो इससे आय के वितरण में समानता आती है एवं सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। अगला है आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए। अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र के कारण आर्थिक स्थिरता नहीं रह पाती और उत्पादन, रोजगार एवं अन्य व्यापारिक क्रियाओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किंतु उपयुक्त कर प्रणाली एवं सार्वजनिक व्यय के फलस्वरूप उक्त उच्चावचनों को कम किया जा सकता है। जैसे तेजी काल में यदि सरकार ऋण वसूल करे और सही ढंग से कर लगाए तो बढ़ती हुई कीमतों को रोका जा सकता है। इसी प्रकार सार्वजनिक व्यय के द्वारा मंदी को दूर किया जा सकता है। अगला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राजस्व की नीतियों के द्वारा राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि की जा सकती है। यदि कर प्रणाली इस प्रकार की है कि बचत और विनियोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो इससे उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इसी प्रकार यदि सार्वजनिक ऋण को उत्पादक कार्यों पर व्यय किया जाता है, तो इससे भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यदि राजस्व की क्रियाओं से व्यक्तिगत विनियोग प्रोत्साहित होते हैं, तो इससे भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अगला है रोजगार में वृद्धि। राजस्व की क्रियाओं से देश में रोजगार में भी वृद्धि की जा सकती है।
यदि सरकारी कर प्रणाली इस प्रकार की है कि उससे ऐसे उद्योग प्रोत्साहित होते हैं जो रोजगार प्रधान हैं, इससे रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार सार्वजनिक व्यय के द्वारा भी रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, जैसे सरकार अकाल और सूखे की स्थिति में राहत कार्यों के द्वारा लोगों को रोजगार प्रदान कर सकती है। इसमें अगला है आर्थिक नियोजन में महत्व। आजकल सभी देश आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन को अपना रहे हैं। आर्थिक नियोजन में सरकार की सक्रिय भूमिका होने के कारण इसकी सफलता में राजस्व की क्रियाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। देश में उत्पादन, रोजगार, निर्यात आदि में सार्वजनिक व्यय और कर प्रणाली की उपयुक्त नीति से ही वृद्धि की जा सकती है और देश का आर्थिक विकास संभव हो सकता है। इसमें अंतिम है सामाजिक क्षेत्र में महत्व। राजस्व का सामाजिक क्षेत्र में भी महत्व है। उपयुक्त सार्वजनिक व्यय से श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि की जा सकती है एवं पिछड़े वर्गों की उन्नति की जा सकती है। इसी प्रकार हानिकारक वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर उनके उपभोग को हतोत्साहित किया जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि लोक वित्त का अध्ययन आज के समय में अत्यधिक प्रासंगिक है और देश का विकास भी इसी पर निर्भर करता है। इस संबंध में प्रोफेसर कोलिन क्लार्क ने कहा है कि जो राजस्व के क्षेत्र में कार्य करते हैं वे मात्र प्रशासक और तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं, वरन वे अपने देश के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ओर राज्य के बढ़ते हुए कार्यों के कारण और दूसरी ओर इस तथ्य के कारण कि कर प्रणाली सार्वजनिक व्यय और राजस्व की अन्य क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादन, उपभोग, आय का वितरण तथा आर्थिक और व्यापारिक क्रियाओं को प्रभावित किया जा सकता है, राजस्व का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है।